गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे पार्ट में आप लोगों के साथ भारत के आर्थिक विकास का बचा हुआ भाग और साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। वीडियो को जो लोग हमसे नहीं परिचित हैं वे जान लें। विवेक मिश्रा के द्वारा आप पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर जहाँ तक हमने पिछले दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के दो भाग विकास के देखे जाते हैं। पहला डेवलपमेंट का जो पार्ट हमने बताया था आप लोगों को वह 1956 से लेकर और 1991 तक था, और दूसरे भाग को कंटिन्यू किया था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को हमने दो भागों में पढ़ा हुआ था। पहला इसमें जो पार्ट था वो 1956 टू 1991, और दूसरा भाग जो था वह 1991 से लेकर आज तक के बारे में हमने दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। इन्हीं सब मुद्दों को थोड़ा और विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। जहां हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि यह वह समय है, यानी कि 1956 टू 1991, इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर एलिमेंट समाजवादी अर्थव्यवस्था के शामिल रहे, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो घोषित तरीका रहा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का रहा, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर का रहा। और 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के तत्व धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए। तो आज हम लोग इस दूसरे पार्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि 1991 से लेकर आज 2020 तक पहुंचने की घटना में कौन कौन से बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले, कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से चेंज देखने को मिले और किस प्रकार से मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है, क्या इसके अचीवमेंट यानी कि उपलब्धियां हैं और कौन से इसके लॉसेस यानी कि इसकी हानियां हैं, इसके नुकसान हैं, उन सभी पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि 1991 में आप जानते हैं कि भारत में एलपीजी योजना की शुरुआत हुई थी, और एलपीजी योजना की शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह और साथ में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब अनेक मैटर को हम लोग जोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिन्हें भी अर्थव्यवस्था की बेसिक समझ नहीं है उस इस वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार के भ्रांतियों को, तमाम प्रकार के डिस्प्यूट को, तमाम प्रकार के डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया, इसके पहले की घटनाओं को देखते हैं। अब आप देखिए 1991 के पहले का भारत क्या था। तो 1991 के पहले का भारत जो था वहाँ पर समस्याएं क्या थी। तो भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा बिहेवियर करता है, यानी कि पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि पूर्णतः आयात निर्यात पे प्रतिबंध है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, इस तरह के कोई सिस्टम की बात नहीं। सिस्टम है कि भारत में आयात निर्यात की मात्रा बहुत ही सीमित है। हमारा दूसरों देशों के साथ होने वाला व्यापारिक संबंध बहुत कम स्तर का है। 1991 के बाद इसमें बदलाव आया। तो इस बदलाव को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसको अगर जानने का प्रयास करेंगे तो हम लोग इसे जानते हैं कि इसे पीढ़ीगत सुधार यानी कि जनरेशन रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो जनरेशन रिफॉर्म्स कहा जाता है, तो किस प्रकार इसको समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार के जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। तो अगर हम 1956 से लेकर 1991 को फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के नाम से जान लें, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के नाम से जान लें, यानी कि प्रथम पीढ़ी के सुधार के नाम से जान लें, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः लक्षण समाजवादी थे,
यानी कि सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल हमारे यहाँ था। हालांकि डिक्लेयर्ड नाम अगर देखेंगे तो डिक्लेयर्ड नेम हमारी अर्थव्यवस्था का मिक्स्ड कल्चर ही था, मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर ही था। तो इसे अगर हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स मानेंगे तो स्टडी के क्रम में, अध्ययन के क्रम में इस कार्यकाल को यानी कि 1991 से जो व्यवस्था भारत में अर्थव्यवस्था के विकास में शुरू होती है उसे हम सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के रूप में ले सकते हैं, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के सुधार कह सकते हैं। अथवा यदि हम ये सोचें कि पहली बार हमारे यहाँ सुधार हुआ है, हमारे दिमाग में अगर यह है कि पहली बार ही भारत में सुधारवादी कदम उठाए गए हैं, तो हम उसे प्रथम पीढ़ी का विकास भी कह सकते हैं। लेकिन प्रथम पीढ़ी उसे कहेंगे जो मॉडर्न इकोनॉमी की शुरुआत है, जो स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में शुरू हुआ। इसलिए इसे द्वितीय पीढ़ी का सुधार कहना ज़्यादा उचित होगा। तो भारत में द्वितीय पीढ़ी के सुधार शुरू हुए 1991 में, और इस द्वितीय पीढ़ी को शुरू करने वाले दो प्रमुख लोगों को माना जाता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और इसके पहले अनेक प्रकार के आप देखेंगे कि पदों को, आरबीआई के गवर्नर के पद को और वित्त मंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया है, और इकोनॉमी के क्षेत्र में अनेक बेहतर कार्य किए हैं। सभी लोग इनको जानते भी हैं बेहतर रूप से कि ज्ञान के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, इकोनॉमी के क्षेत्र में जितना ज्ञान इनके पास है, शायद ही आज विश्व स्तर पर किसी भी नेता के पास इस तरह का ज्ञान होगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारा, ये भी देखने की बात है कि 1991 के पहले तक भारत में जो प्रोडक्शन लेवल था वो बहुत डाउन था, और भारत में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप की नीतियां कार्य कर रही थीं। तो पहली वीडियो में जो आपने देखा है कि पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर, यानी कि राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत, तो राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत को मूल रूप से पहली बार भारत में शामिल करने का प्रयास किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और उसी योजना के तहत उन्होंने एलपीजी योजना को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बूस्टर के रूप में प्रयोग करने का साहस दिखाया, और भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। आप सभी लोग जानते हैं 1991 एक ऐसा समय है जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स होने के, यानी कि समाप्त होने की कगार पहुंच चुकी थी। अनेक लोग जानते हैं कि भारत के पास बहुत ही कम दिनों का आयात निर्यात का खर्चा बचा था, और ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। अनेक प्रकार के रियलिटी के बारे में लोग बताते हैं कि शायद उस समय वित्त मंत्री के पद को लेकर भी ऐसा माहौल था, ऐसी निगेटिविटी थी कि कोई भी वित्त मंत्री बनने के लिए तैयार भी नहीं था। आप सभी भी जितने भी विद्यार्थी हैं शायद इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो 1991 के पहले भारत में अर्थव्यवस्था की बिल्कुल दुर्गति होने के आसार दिखाई पड़े थे। उसके बाद ये चेंज आया एलपीजी से। तो क्या चेंज आया? तो जो ये द्वितीय पीढ़ी का सुधार है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स है, द्वितीय पीढ़ी के सुधार, इसे राव मनमोहन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। राव मनमोहन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। और इसका समय अगर देखेंगे द पीरियड ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन आप जान सकते हैं सिंस 1991 टू 2000, ये हमारा सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स कहलाता है। यहाँ हमारे यहाँ अनेक प्रकार के चेंज हुए। तो कौन कौन से चेंज हुए इनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, देखते हैं एलपीजी ने देश को क्या दिया। एलपीजी ने वो बड़े आयाम दिए भारत देश को, जो आप जानते हैं कि आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आई और आगे बढ़ती गई। आज हम दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी में गिने जाते हैं। हालांकि कोरोना काल में संकट बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के इकोनॉमिकल ग्रोथ माइनस में जाने वाले हैं या जीरो में रहने वाले हैं, ये सब भी घटनाएं होने वाली हैं। इन सब पर हम भी इन सभी टॉपिकों पर आप लोगों को ज्वलंत मुद्दों पर जो आज के टॉपिक हैं उन पर भी अर्थव्यवस्था में आपको वीडियोस जल्दी ही देने वाले हैं। जरा से इन टॉपिक को और क्लियर करते हैं तो देखेंगे एलपीजी में एल का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है और जी का मतलब क्या है।
और साथ ही समझते हैं कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या दुनिया के देश भारत में विश्वास रखते थे या भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते थे। अगर उस समय के भारत में जाने का प्रयास करेंगे तो आपको एक विशिष्ट बात मिलेगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पास कोई बहुत बड़ा दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का या देशों का कर्ज हुआ नहीं करता था। मतलब भारत कर्ज तो लेता था लेकिन ऋण को यानी कर्ज को चुका देता था। तो भारत की एक साख थोड़ा सा ठीक थी कि वो कर्ज को समय पर चुका देता था। और भारत के अनेक पड़ोसी देश आप समझ गए होंगे, ऐसे तमाम पड़ोसी देश थे जो कर्ज नहीं चुका पाते थे। लेकिन जब भारत के पास बहुत ही कम समय का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खर्चा बचा हुआ था, ऐसे समय में विश्व की जो एजेंसी IMF, जिसे आप जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड की आर्थिक एजेंसी के रूप में इसे जानते हैं। इसके अतिरिक्त ADB, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप में जानते हैं, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक, इन सब के लोन देने के प्रकार अलग अलग हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच करके पढ़ेंगे। कुछ बातें हम यहाँ पे बता देंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में जब आपको पढ़ना हो तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते रहें कि वर्ल्ड बैंक अपने सदस्य देशों को दीर्घ अवधि के ऋण देता है। कैसे ऋण देता है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लोन्स देता है। और IMF शॉर्ट टर्म के लोन देता है। IMF का काम केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट तक सीमित होता है। कहाँ तक होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन तक। अर्थात IMF अपने ऐसे मेंबर्स को लोन देगा, ऐसे देशों को लोन देगा जो उनके सदस्य देश हैं और जिन्हें दूसरे देशों को भुगतान करना है, यानी कि ऋण की अदायगी करनी है। और IMF के अलावा जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ये देता है लॉन्ग टर्म के लोन, और इसके लोन होते हैं कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर हमें कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण करना है, किसी देश में आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, किसी देश में आर्थिक विकास करना है, ऊर्जा और परिवहन के साधनों का विकास करना है, तो ऐसे मामलों में वर्ल्ड बैंक लोन देता है। ADB का लोन देने का तरीका क्या है आज के दौर में देखेंगे तो भारत में जो ADB लोन देता है, यानी कि एशियाई विकास बैंक जो ऋण दिया करता है, यह भारत के संदर्भ में इंटरेस्ट फ्री हुआ करता है। लेकिन आप सोचिए कि 1991 की दशाओं में भारत को ऋण देने के लिए कोई भी संस्था तैयार नहीं थी। ऐसे में भारत सरकार ने एक बड़ी मात्रा में गोल्ड या बुलियंस को लंदन बैंक के पास गिरवी रखा, तब जाके भारत को इंटरनेशनल लोन मिलने शुरू हुए। तो लोन क्यों नहीं दे रहे थे? कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भारत को 1991 में क्यों ऋण नहीं दे रही थी? तो उसके पीछे एक बेहतर तर्क ये था कि वे चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो, यानी कि सम स्ट्रक्चरल चेंजेस एडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक मॉडल। तो स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनागत चेंज कौन कौन से थे? तो वे चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था एक लिबरल इकोनॉमी के रूप में आए, उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में आए, रिजिडनेस ना हो, और ये ओपन इकोनॉमी के रूप में आए। तो लिबरलाइजेशन की जो स्कीम थी, इसने भारत को एक बूस्टर प्रदान किया। तो हम लिबरलाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं, हम प्राइवेटाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं। और आप सभी जानें कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे अभी हाल का एग्ज़ाम EPFO का एग्ज़ाम होगा या इसके अतिरिक्त IAS का होगा, PCS का होगा, BU का होगा, NDA का होगा, CDS का होगा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के SSC का एग्ज़ाम होगा, सभी में अर्थव्यवस्था से बनने वाले प्रश्नों की बाढ़ होती है और समझ सभी की कमज़ोर होती है। तो टॉपिक को देखते रहिए, समझते रहिए। तो LPG ने क्या किया? सबसे पहला LPG से कौन सा क्वेश्चन बनता है? जब भी स्टूडेंट के सामने LPG आता है तो वो समझ लेते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है। तो यहाँ पर वह LPG नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाली LPG नहीं है, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये अलग मैटर है, इसको आप लोग जोड़ने का प्रयास न करिएगा। हमने बता केवल इसलिए आप लोगों को दिया है कि अगर ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया जाए और बाबा पूछा गया है कि LPG में कौन कौन सी गैसियस एलिमेंट का मिक्सचर होता है, तो जानते रहेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसके अतिरिक्त LPG अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या है,
या इकोनॉमी के रेफरेंस में इसका क्या सिस्टम है तो जानेंगे। एल का अर्थ है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारवादी या उदारवाद। पी से यहाँ रेफरेंस है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन का सेंस है यहाँ पर निजीकरण। आप जानते हैं कि निजीकरण का मुद्दा आजकल छाया हुआ है, बहुत से लोग टेंशन में चल रहे हैं, तो निजीकरण पर एक अलग से ही वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स का शिक्षा के संबंध में, अपने देश के विकास के संबंध में निजीकरण को लेकर होने वाले जितने भी डाउट हैं वे सभी क्लियर हो पाएँ। किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी के अनुसार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंट्रलिस्टिक होना चाहिए कि आज की दौर में डिमांड कौन सी है और किस तरह से देश का विकास हो सकता है, उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप जानते हैं दुनिया में बहुत से पागल देश हो चुके हैं जो विकास के सही मॉडल को नहीं अपना रहे, तो वो लोग साम्राज्यवाद की रास्ते पर चल रहे, वो अपना इस तरह का भयानक विकास करना चाहते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर एक हम अलग से वीडियो आपको देंगे। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर भी एक अलग से वीडियो देंगे, लेकिन यहाँ पर भी सबको संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण या इसे भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सभी इन 3 मुद्दों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, और बार बार हम बताते हैं कि आप सभी कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठा करिए, और जिससे कि आप अनेक प्रकार के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ कवरेज में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। अभी जब ऑनलाइन वीडियो शुरू हो जाएंगे तो हम आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। किसी को बायलिंगुअल को लेकर अगर समस्या रहेगी तो वो अपना सुझाव बताएंगे, तो उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या बताता है। लिबरलाइज्ड करना, लिबरलाइजेशन अर्थात उदारवाद। तो कैसे उदार योजनाएं लागू करनी थी, उदारवाद कहाँ पर? तो उदारवाद था प्रोडक्शन सेक्टर्स में। कहाँ पर था? प्रोडक्शन सेक्टर्स में, यानी कि उत्पादन के क्षेत्रों में उदारवाद ले आना था। और कहाँ लेकर आना था उदारवाद? और उदारवाद ले आना था मार्केट में। और उदारवाद कहाँ लाना था? और उदारवाद लाना था जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम थे जो प्रोडक्शन को इंटरफेयर करते थे, यानी कि उत्पादन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते थे। पहले की सिस्टम क्या थे? 1991 के पहले देखें तो भारत में अधिकांश चीज़ों का प्रोडक्शन करते हुए गवर्नमेंट सेक्टर दिखाई पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर को छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए बड़े बड़े लाइसेंसिंग से गुजरना पड़ता था। कहाँ से गुजरना पड़ता था? लाइसेंसिंग से। मतलब 5,000 का बिजनेस करना है तो ये सपोज करिए कि 10,000 का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इस मात्रा में लाइसेंस लेने से, यानी कि व्यक्ति को 5,000 में जब बिजनेस शुरू कर सकता है, 10,000 का लाइसेंस लेना पड़े या जाके अलग अलग प्रकार से ऑफिस में लाइन लगानी पड़े, बाबू के चक्कर काटने पड़े, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। जब व्यापारियों को अधिकारियों का चक्कर काटना पड़ेगा और बिजनेस अच्छे से स्थायी रूप से चला नहीं पाएंगे, तो किसी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। आने वाले हम लोग अनेक प्रकार के सिस्टम में देखेंगे, तो आज भी उत्पादन के क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं इनको आती हैं उनको हम देखते हैं। तो लाइसेंसिंग को कमज़ोर करने का प्रयास करता है उदारवाद, यानी कि लैक ऑफ लाइसेंस एंड परमिट, यानी कि लाइसेंसिंग की कमी होगी, लाल फीताशाही की कमी होगी, अर्थात उत्पादन संबंधी यानी कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड फाइल होंगी उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे देश के उत्पादन के सिस्टम में, प्रोडक्शन के सिस्टम में गति आ पाए। तो लाइसेंसिंग को कम किया, कुछ नियमों कानूनों में ढील दी गई, यानी कि लैक ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोडक्शन रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कि
ये समझिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। उत्पादन संबंधी अनेक प्रकार के नियमों और कानूनों की कमी कर दी गई, और इसको और भी डिटेल समझने के लिए जानिए कि उत्पादन के लिए या कंपनी स्थापित करने के लिए जितने भी अनेक दस्तावेजों के कार्यक्रम थे उन सबको कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। तो इन सभी प्रयासों से भारत के प्रोडक्शन में तेज़ी से वृद्धि आई। तो जो विकास हमने लंबे समय में नहीं प्राप्त किया था वह डेवलपमेंट हमने बहुत तेज़ी से प्राप्त किया। यानी कि जो विकास हमने पिछले 41 साल में नहीं प्राप्त किया था वह 2000 तक, यानी कि 1991 से लेकर 2000 तक ही देखने को मिला। अब केवल लिबरलाइजेशन ने ही फायदा किया ऐसा नहीं है। लिबरलाइजेशन में यल का यह अर्थ हुआ कि लिबरलाइज्ड हो गई अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को लिबरल कर दिया गया, उत्पादन के क्षेत्रों में छूट दे दी गई। अब अनेक प्रकार के नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अगला दिया गया है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण। देखिए, निजीकरण एक सिस्टम है। अभी से आप लोगों के दिमाग में एक भूमिका बना देते हैं, टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप निजीकरण पे इतना परेशान होते हैं कि सरकार निजीकरण जो करने जा रही है। अगर कमेंट बॉक्स में कोई ये बता दे कि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा रोजगार है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा रोजगार है, ठीक बात है। अनेक प्रकार से आप ये बताएंगे कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में शोषण ज़्यादा है, सैलरी कम है और वेरियस मैटर्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने में दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप तो करना ही पड़ेगा, बिजनेस को प्रमोट तो करना ही पड़ेगा, वरना भारत, चीन और दुनिया के ऐसे जो भी बड़ी जनसंख्या के देश हैं उनमें रोजगार देना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। निजीकरण के माध्यम से जहां पहले 1991 से पहले गवर्नमेंट सेक्टर ही रोजगार प्रदान करता था, अब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ छोटे भाई के रूप में प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार प्रदान करने आ गया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ को रिजर्व छोड़कर मौका दे दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर आए और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भागीदारी करे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में भागीदारी करें, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में भागीदारी करें। और आप जानते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन से तेज़ी से विकास हुआ। आज प्राइवेटाइजेशन कितना महत्वपूर्ण बन चुका है और कितना तेज़ी के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा एक अलग वीडियो में हम करेंगे। कुछ बातों की और चर्चा कर लेते हैं तो आप ये बात समझ गए होंगे कि 1991 से भारत में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ निजी क्षेत्र भी उत्पादन के क्षेत्र में आ गया। तो पहला लाभ क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर के आने से? प्रोडक्शन के क्षेत्र में यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन प्रतियोगिता की वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीजमेंट ऑफ कंपटीशन। उत्पादन यानी कि सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रतियोगिताएं बढ़ी। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ गई कि गवर्नमेंट क्षेत्र की कंपनी से प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी की कंपटीशन, प्राइवेट अस्पतालों से गवर्नमेंट अस्पतालों का कंपटीशन। अब आज के कोरोना काल का नहीं देखेंगे, क्योंकि इंफ्रा के मामले में प्राइवेट सेक्टर के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो फॉलो नहीं करते, उन्हें किस प्रकार से डील करके अधिकारी छोड़ देते हैं कि प्राइवेट वाले प्राइवेट से भी बुरे बने रहते हैं, उन सभी इंफ्रा का डेवलपमेंट नहीं करते। इसलिए इन सबको भागीदारी दी जा रही है, लेकिन सीमित मात्रा में। आने वाले समय में हो सकता है कि तेज़ी से भागीदारी दी जाए प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर पे अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे डेवलपमेंट करता है तो कुछ मॉडलों का नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे BOT, BOOT, ये सब ऐसे मॉड्यूल हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, बार बार देखेंगे, परीक्षाओं में पूछा गया है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, BOT। तो ये इसी मॉडल को आप सभी लोग जाने,
इसी निजीकरण के मॉडल को ट्रिपल पी मॉडल के नाम से जाना गया था। कभी कभी पूछ लेता है ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या है, जानते रहेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। और कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने वाराणसी से 4P नामक एक अन्य इकोनॉमिक मॉडल का भी चर्चा किया था। शायद आप लोगों को ना पता हो, या अनेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर ने तो कवरेज किया था, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर बुक्स में अभी तक जोड़ा नहीं गया है। तो 4P मॉडल का जो सिस्टम रहा, ट्रिपल पी के बाद 4P मॉडल प्रदान करने का प्रयास किया गया। 4P का अर्थ हुआ कि प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, इस तरह जाने, पब्लिक प्राइवेट एंड पर्सनल सेक्टर पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट एंड पर्सनल सेक्टर पार्टनरशिप, पर्सनल सेक्टर पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट और पर्सनल सेक्टर पार्टनरशिप क्या है, इसके संबंध में हम हिंदी में बता देते हैं। तो इसके संबंध में जो पूरा डिटेल होगा वो प्राइवेटाइजेशन की वीडियो के साथ आप लोगों को देंगे। अब इसका फुल फॉर्म बता के थोड़े से लक्षण बता देते हैं। पब्लिक प्राइवेट पर्सनल सेक्टर पार्टनरशिप का अर्थ हिंदी में जाने तो हो जाएगा यहाँ पे पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, निजी और वैयक्तिक क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक, निजी और वैयक्तिक क्षेत्र की भागीदारी। तो सार्वजनिक, निजी, वैयक्तिक क्षेत्र की भागीदारी से ऐसे क्या है, एक वैयक्तिक क्षेत्र बढ़ गया। जैसे यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दो ही क्षेत्र हैं, यहाँ पर वैयक्तिक क्षेत्र आ गया। तो वैयक्तिक का मतलब कोई भी सिंपल कारोबारी जो 2-4 लोगों को रोजगार दे सकता है वो वैयक्तिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और भारत में एक बड़ा वैयक्तिक क्षेत्र है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे बिजनेस, अनेक प्रकार के छोटे छोटे उद्यमी, प्रोफेशनल्स या सर्विस सेक्टर के लोग या सेकेंडरी सेक्टर के लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इन्हें ही वैयक्तिक क्षेत्र के रूप में बताया गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, निजीकरण की वीडियो में इसका डिटेल करेंगे। तो 2 बातें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला आप लोगों को समझाया एल के बारे में, जो एलपीजी का एल है, और प्राइवेटाइजेशन में पी के बारे में, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया। तो एलपीजी में एल और पी के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं जी के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से क्या करने का प्रयास किया गया। भूमंडलीकरण की जहाँ तक बात की जाए या वैश्वीकरण की जहाँ तक बात की जाए, तो वैश्वीकरण जुड़ा हुआ है तब से जब से भारत की धरा है, जब से भारत भूमि है, जब से भारत दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देता रहा है कि समस्त पृथ्वी ही एक परिवार के समान है, उसी वसुधैव कुटुंबकम का एक विस्तार है भूमंडलीकरण। तो वसुधैव कुटुंबकम का विस्तार है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या कहता है? वैश्वीकरण बस सिंपल कहता है, साधारण तरीके से समझेंगे अगर, तो एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ, एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ लगभग सभी स्तरों पर, अन्य देश कितने आएंगे? लगभग 195 रजिस्टर्ड देश यानी कि मान्यता प्राप्त देश हैं। उसके अतिरिक्त भी अगर देशों की संख्या देखेंगे तो और भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो मान्यता प्राप्त देश अभी तक हैं वो 195 है। तो अगर ये इंडिया है, हमारा भारत देश है, तो इसका सभी देशों से कितने लेवल पे हमारा जो है, कितने लेवल पे हमारा संबंध हो सकता है? तो वह संबंध इकोनॉमिकल लेवल पर हो सकता है, वह संबंध हमारा सोशल लेवल पर हो सकता है, वह संबंध हमारा पॉलिटिकल लेवल पे हो सकता है, वह संबंध हमारा कल्चरल लेवल पे हो सकता है, वह संबंध हमारा एजुकेशनल लेवल पे हो सकता है। ऐसे अनेक लेवल आ सकते हैं जो हमारे दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करते हैं। इकोनॉमिकल अर्थात आर्थिक स्तर पर बनने वाला संबंध, सोशल अर्थात आप देखेंगे सामाजिक स्तर बनने वाला संबंध, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप में बनने वाला संबंध, कल्चरल सांस्कृतिक रूप में, एजुकेशनल शैक्षिक रूप में, अनेक स्तर बनने वाला संबंध। तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने से हम पूरी दुनिया के साथ टच में रहे
और कदम से कदम मिलाकर दुनिया के साथ अपने विकास का मॉडल तय किया। तो एलपीजी के माध्यम से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को, अर्थात राव मनमोहन मॉडल ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर पैकेट प्रदान किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ सिस्टम के द्वारा तेजी के साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हुए नजर आती है। इसके बाद दूसरे चरण में 2000 से लेकर या 2001 से लेकर 2010, या अगर हम सही इसको दुरुस्त करना चाहें तो हम 2014 तक, यानी कि सिंस 2001 टू 2014 कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म्स देखेंगे, जिसमें मुखर्जी और चिदम्बरम मॉडल के रूप में भी देख सकते हैं, और इसमें कुछ अलग मॉड्यूल बनते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर देखेंगे, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल मॉडल देखेंगे, तो इकोनॉमिकल मॉडल में पूंजीवाद का ही डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। तो आज की डेट में अगर देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के तत्व अब बहुत ही ज़्यादा हैं और समाजवाद के तत्व बहुत ही कम हो गए हैं। लेकिन अगर इस कोरोना काल को देखेंगे, कोरोना के सिस्टम को देखेंगे, तो एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बहुत हद तक समाजवाद की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई पड़ेंगी। जैसे श्रमिकों को धन आवंटित करना, भोजन आवंटित करना, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हैं, चाहे वो पैसे का सिस्टम हो, पैसा देने का, सीधे खाते में पैसा भेजना या उन्हें अनाज देना, ये सब जो योजनाएं चल रही हैं, ये समाजवाद का उद्देश्य हैं। तो कोरोना काल में थोड़े समाजवादी लक्षण बढ़े हुए हैं, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था 1991 से लेकर 2019 तक 20 तक देखने का प्रयास करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के तत्व ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो एलपीजी के माध्यम से इस प्रकार से भारत विकास करता हुआ दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो देखेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आप लोगों का होगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन प्रोडक्शन के जितने भी गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स, सेकेंडरी गुड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में अगर कोई बात आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके इसका आंसर ले सकते हैं। बने रहिए लगातार माँ अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ और विवेक मिश्रा के साथ पढ़ते रहिए इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू।